नमस्कार जौहर, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत गिरिडीह से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। गिरिडीह के विभिन्न इलाकों में बालू के अवैध उत्खनन के साथ ही गोवंश की तस्करी भी धड़ल्ले से जारी है। खास करके वैसे सीमावर्ती इलाके जो दूसरे राज्य से बाउंड्री शेयर करते हैं, वहां पर मवेशी तस्करी और बालू तस्करी हो रही है। इसे देखते हुए बीती देर रात एसडीपीओ मुकेश महतो और एसडीएम धीरेन्द्र सिंह की अगुवाई में गिरिडीह के गांवा और मालडा में ताबड़तोड़ छापेमारी की कार्रवाई की गई। इस दौरान बालू भरे 2 ट्रक और मवेशी लदे एक पिकअप वैन को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि मवेशियों को गिरिडीह से बिहार ले जाया जा रहा था, वहीं बालू को भी बिहार में मनमाने दाम पर सप्लाई करने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बालू के साथ साथ मवेशी तस्करों में भी हड़कंप मच गया है, लेकिन इसके बाद भी तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। और देखिए, ऐसे में कई सवाल भी उठते हैं कि तस्करों पर आखिर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। आखिर कौन कर रहा बालू के साथ गोवंश की तस्करी? माफियाओं में पुलिस का खौफ क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं कड़े कानून के बाद भी पशु तस्करी क्यों लगातार जारी है और रोक के बाद भी कैसे बिहार बालू की तस्करी की जा रही है, बालू बिहार ले जाया जा रहा है। क्या सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस की कार्रवाई की जा रही है? तो देखिए, गिरिडीह से ही आपको खबर बता रहे हैं, जहां बालू के साथ गोवंश की तस्करी भी की गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे देखिए। एक जगह बालू की तस्करी की जा रही है, दूसरी जगह ही गोवंश की तस्करी। हालांकि इस दौरान पुलिस की कार्रवाई में 10 गायों को जब्त कर लिया गया है और इस पूरी कार्रवाई से बालू तस्करों में और साथ ही गौवंश तस्करों में भी हड़कंप मच गया है। और गिरिडीह से हमारे सहयोगी एजाज अहमद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एजाज, सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? महज खाना पूर्ति के लिए कार्रवाई कर दी जा रही है, लेकिन तस्करी पर रोक नहीं लग पा रहा है। बिल्कुल, इस तरह के मामले लगातार जिले के विभिन्न इलाकों से दर्ज की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से बालू की बात करें पार्टिकुलरली, तो बालू का अवैध उत्खनन है। यहाँ की 3 सबसे बड़ी नदी बराकर, उसरी नदी और इरगा नदी से बालू का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। और खास करके इस बालू का सप्लाई जिले के विभिन्न इलाकों में तो किया ही जा रहा है, साथ में दूसरे राज्यों में, खासकर बिहार, गांवा होते हुए, गांवा और बिहार के बाउंड्री एरिया है, वहां से बिहार बालू सप्लाई किया जा रहा है। और दूसरी बात, जो गौवंश की बात है, तो गौवंश भी जो तराई इलाके हैं, बाउंड्री वाले इलाके हैं, वहां से लगातार गायों की तस्करी की जा रही है। इसे देखते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एसडीपीओ मुकेश महतो की अगुवाई पर बीते देर रात लगभग 2:30 बजे छापा मारा गया, जिसमें से एक पिकअप वैन को जब्त किया गया है। उनमें से लगभग 5 से 10 पशु लदे हुए थे, साथ में ही 2 ट्रक जब्त किया है, जिनमें अवैध बालू लदा हुआ था। तो फिलहाल अभी यह स्थिति बनी हुई है। एजाज, इस दौरान किसी तस्कर की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? जैसा कि आप बता रहे हैं कि पिकअप वैन से 10 गायों को जब्त किया गया, तो पिकअप वैन का चालक कहां गया, या फिर जो ट्रक की बात हो रही है तो उसके चालक कहां गए? यही तो एक सबसे बड़ा सवाल है जिसके जो सबके जहन में आ रहा है कि आखिर जब ट्रक जब्त किया जा चुका है बालू के सहित और पिकअप वैन जब्त किया जा चुका है मवेशियों लदे सहित, लेकिन इनके ड्राइवर और तस्करी में शामिल लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है, जिसका जवाब अभी तक ऑफिशियल अधिकारियों की तरफ से नहीं आया है। क्या आपकी किसी भी अधिकारी से बात हुई है इस दौरान? बात करने की कोशिश की गई है एसडीपीओ मुकेश महतो से। उन्होंने इस बात को लेकर फोन कॉल पे बताया है कि गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई, लेकिन मौके पर जो वहां पे शामिल थे तस्करी में ड्राइवर वगैरह, हालांकि उनको कार्रवाई की भनक पहले लग गई और उन्होंने गाड़ी छोड़कर वो जगह से फरार हो गया, जिसके वजह से उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। चलिए जाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। साहिबगंज में जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस से 270 तोते के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्कर पकड़े गए हैं।
सभी तोते को पश्चिम बंगाल के वर्धमान ले जाया जा रहा था। इसमें एक तस्कर वर्धमान का भी रहने वाला बताया जा रहा है, जबकि दूसरा तस्कर बिहार के पटना का रहने वाला है। इन लोगों ने बिहार के कटिहार से सभी तोते 23,000 रुपए में खरीदे थे, जिसके बाद सड़क मार्ग से सभी को भागलपुर लाया गया, जहां से दोनों जमालपुर हावड़ा एक्सप्रेस के S8 बोगी में सवार हो गए। सभी तोते को छोटे छोटे पिंजरे में सीट के नीचे रखा गया था। वहीं तोते आवाज नहीं करें, इसके लिए सभी तोते के मुंह पर कैप भी लगा दी गई थी। रात करीब 12 बजे बड़हरवा स्टेशन पर ट्रेन के पहुंचने पर वहां तैनात आरपीएफ की टीमों ने तोतों को के साथ तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी तोतों और दोनों तस्करों को वन विभाग को सौंपा जा रहा है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई वन विभाग की ओर से की जाएगी। वही देखिए, धनबाद में आपराधिक घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कतरास में राजस्थानी धर्मशाला के पास बाइक सवार 2 अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर नीरज तिवारी की हत्या कर दी, जबकि गोली लगने से गैंगस्टर अमन सिंह गिरोह के 2 सदस्य रौनक गुप्ता और रोहित गुप्ता जख्मी बताए जा रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने 6 खोखा भी बरामद किया है। वहीं एक कार भी इस दौरान जब्त की गई है। आपको बता दें कि नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता दोनों अमन सिंह गिरोह के सदस्य रहे हैं। रौनक 2 दिन पहले ही धनबाद जेल से छूटकर आया था और राजस्थानी धर्मशाला के पास चाय पीने के दौरान सब्जी पट्टी की ओर से आए 2 अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस हत्यारों की तलाश में जुट गई है, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। लड़का जो दौड़ के घर से निकला तब हम लोग एक्टिव हुए। अच्छा। हम उसके बाद 9:30 बजे के आसपास कतरास थाना गए कि क्या मैटर है जाने का। हम जो है सो बाद में 10 बजे के आसपास उससे फोन हुआ, तब बोलता है कि छोटू नहीं रहा। हम लोग वहाँ बैठे, हम लोग बस स्टैंड पर पहले ड्रिंक्स किए, उसके बाद वहाँ पर चाय दुकान में बैठे, हम लोग सिगरेट लिए, पानी लिए। उतने दिन में वो बाइक से 2 लड़का आया और गोली मारने लगा। उसी में हम दौड़ गए, उसमें हमको भी लगा। मुझे अभी हम लोग जांच कर रहे हैं, पता चल जाएगा। कुछ आपसी रंजिश वगैरह? आपसी रंजिश की बात तो अभी नहीं लग रही है, ये लोग दोस्त ही थे। जांच कर रहे हैं हम लोग, आगे पता चलेगा। कितने राउंड फायरिंग की बात सामने आई? अभी तक हमें 6 खोखा मिला। मैडम, बताया जा रहा है किसी रौनक गुप्ता का नाम आ रहा है कि उसके द्वारा बार बार फोन किया गया था। इंजर्ड है यहाँ पे, तो अमन सिंह का नाम आ रहा है। अभी भाई किसी बात की पुष्टि नहीं कर। और धनबाद से हमारे सहयोगी संजय गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, इस पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है? कौन थे वो दोनों अपराधी? क्या उनकी पहचान कर ली गई है? और हत्या के पीछे की क्या कुछ वजह निकलकर सामने आ रही है? फिलहाल तो जो अभी तक छानकर मामले आए हैं कि इसमें अमन सिंह गिरोह का नाम अब इसमें शामिल हो गया, जो कि धनबाद पुलिस के सबसे बड़ा सिरदर्द है। और नीरज तिवारी और रौनक गुप्ता दोनों ही किसी समय में अमन सिंह के लिए काम करते थे। और रौनक गुप्ता अभी भी फिलहाल कहा जा रहा है कि वो जो है तो अमन सिंह के कनेक्ट में है। और 2 दिन पहले ही वो एक मामले में जेल से छूटे हैं, क्योंकि वो जेल भी इसी कारण से गए थे कि अमन सिंह के कहने पर वो कहीं पर बमबाजी किए थे और इसी कारण में वो गिरफ्तार होकर जेल गए थे। और 2 दिन बाद ही वो छूटे और उसके बाद लगातार जो है तो नीरज तिवारी को फोन कर रहे थे। और कल जो है तो बहुत अधिक फोन करने के बाद जब नीरज तिवारी उस मौके पर पहुंचे तो वहां ताबड़तोड़ 2 बाइक सवार ने गोली बरसाई और जिसके बाद नीरज तिवारी की जो मौत हो गई। सबसे बड़ा सवाल है कि बागमारा क्षेत्र में इन दिनों जो कोयले के अवैध धंधे जो बेजोर चल रहे हैं। और जो नीरज तिवारी जो मृतक है, ये भी बताया जा रहा है कि वो पुलिस के लिए मुखबरी का काम करते थे। और खुद पुलिस कप्तान जो धनबाद के कह रहे हैं कि वो अमन सिंह गैंग से जुड़े हुए थे। तो कहीं न कहीं पुलिस के लिए भी एक सवालिया निशान है कि अगर वो पुलिस के लिए मुखबरी कर रही थी और वो अमन सिंह के गिरोह से थे, तो फिर कैसे वो मुखबरी कर रही थी और पुलिस से कनेक्ट में वो किस तरीके से थी? संजय, ऐसे में पुलिस की चुस्ती पर भी सवाल उठते हैं, क्योंकि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। जाहिर सी बात है, जिस समय में ये घटना को अंजाम दिया है उस समय बाजार में काफी हलचल होती है। और जिस स्थान पर इस घटना को अंजाम दिया गया है वो काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। एक चाय दुकान में ये लोग बैठे थे और बाइक में 2 लोग आते हैं और इस तरह से ताबड़तोड़ गोली बरसाते हुए इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। तो कहीं न कहीं पुलिस की सुस्ती नजर आती है। और कहीं ये पुलिस की सुस्ती इस कारण से तो कहीं नहीं है कि जो अवैध कोयले के कारोबार में मुखबरी के काम जो नीरज तिवारी करते थे उसके कारण उसको सिंपैथी देते थे। और ये घटना को अंजाम देने में कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही भी देखी जा रही है। चलिए संजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं गिरिडीह में आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए प्रेमी युगल की लोगों ने जमकर पीटने के बाद शादी करा दी। घटना मोतीलेदा गांव की बताई जा रही है, जहां महुआर का प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था। इसी दौरान लोगों ने दोनों को एक साथ देख लिया। हालांकि मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने दोनों को पीटने से बचा लिया। दोनों के बीच प्यार को देखते हुए ग्रामीणों ने उनकी मंदिर में ले जाकर शादी करा दी। शादी के बाद ग्रामीणों ने प्रेमी और प्रेमिका के परिवार वालों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद बेंगाबाद थाना को भी इसकी जानकारी दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी युगल को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ा लिया। तो तुम लोग अकेले क्या कर रहा था उधर जाकर? वहाँ बहुत आदमी कुछ किए नहीं है, बात कर रहे थे वहाँ पे। आज से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र के हंगामेदार होने के आसार हैं। इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। सितंबर से झारखंड मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। इसे लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। मतलब साफ है कि फिर से एक बार सदन में बीजेपी विधायकों के तल्ख तेवर दिखाई देने की उम्मीद है। हमको संपूर्ण रूप से उम्मीद है, कहीं कोई शंका नहीं है, मानसून सत्र शांतिपूर्ण ढंग से संचालन होगा। स्पीकर की बैठक में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, आजसू और माले के अलावा निर्दलीय विधायक सरयू राय शामिल हुए। सभी ने जनहित के मुद्दों को उठाने की बात कही। वहीं आजसू ने जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का प्रस्ताव रखा। यही निर्णय हुआ कि कल सदन का जो सत्र होगा उसके बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी और निर्णय करेगी। जातिगत जनगणना एक ज्वलंत विषय है और इस विषय को हमारे विधानसभा पटल में लाना चाहिए और विधायकों की भावना, दल की भावनाओं को स्पष्ट करते हुए भारत सरकार को इंगित करने का प्रस्ताव लाना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने मॉनसून सत्र को सुचारू रूप से चलाने में सभी दलों के साथ मिलने की उम्मीद जताई। वहीं बीजेपी के बैठक में शामिल नहीं होने पर कहा, ये उनका राजनीतिक मुद्दा है। सरकार पूरी तरीके से तैयार है। वर्तमान संवेदनशील वातावरण स्थिति को सदन के साथ शेयर करेगा। आने वाला समय सरकार की कार्य योजनाएं और राज्य में जो खड़ी व्यवस्था है उसमें गति देने का। मॉनसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारी कर ली है। जहां बीजेपी सरकार की नाकामियों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं सत्ता पक्ष ने भी सरकार के कामकाज और विधायकों के सवाल का ठोस जवाब देने के लिए कमर कस ली है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। मॉनसून सत्र को लेकर सीएम आवास में सत्ताधारी दलों की बैठक हुई, जिसमें मॉनसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 3 अहम फैसले भी लिए गए। मॉनसून सत्र में कांग्रेस विधायक ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग करेंगे। साथ ही विस्थापन आयोग के गठन का मुद्दा भी उठाएंगे कि 27% आरक्षण पिछड़ी जातियों के लिए झारखंड में लागू करना अनिवार्य है और इसको विधानसभा के सत्र में कांग्रेस पार्टी 27% पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की बात उठाकर इसको लागू करवाने के लिए झारखंड में प्रतिबद्ध है। दूसरी चीज जो है कि नियोजन को लेकर कुछ विधायकों ने अपनी बात रखी है। उसमें प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी मुख्यमंत्री से बात करके विधानमंडल दल के लोगों की जो दिक्कतें थे उनसे चर्चा करके उसमें सुधार लाने की बात की जाएगी। वही देखिए, बीजेपी ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बना ली है। बीजेपी सत्र के दौरान नियोजन नीति का विरोध करेगी। इसके अलावा बीजेपी रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर और ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे को भी उठाएगी।
सत्र से पहले रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सत्ता पक्ष को घेरने की रणनीति बनी। झारखंड के जो जितने भी ज्वलंत विषय थे, हर विषय पर लगभग हर विधायकों ने अपनी बात रखी, जिसमें चाहे त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति हो या राज्य भर में बिगड़ी हुई विधि व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न हो, चाहे नगर निगम चुनाव को लेकर जिसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इसको कभी भी रद्द कर सकते हैं जीते हुए प्रत्याशियों को, लगभग हर विषय पर यहाँ चर्चा हुई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के बैठक में आज जो निर्णय हुए हैं उसमें प्रमुख ये है कि ये जो पंगु सरकार है, हेमंत सोरेन जी की यह जो लंगड़ी सरकार है, यह जो बैसाखी वाली सरकार है, जो अनिर्णय की स्थिति से गुजर रही सरकार है, इसने जो एक भेग और पूरे प्रदेश के लिए गैरवाजिब तरीके से नियोजन नीति लाने का काम किया है, उसका हम लोग पुरजोर तरीका से विरोध करेंगे। पुरजोर